यस वी आर लाइव नाउ। दिस इज शिवानी सिंह फ्रॉम एग्जामिनेशन। हम डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है आज हम करने वाले हैं स्पेशल एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम्स 2025 की प्रिपरेशन, जो कि आप यहाँ पे बेहतरीन तरीके से कंटिन्यू प्रिपरेशन यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं आपको करा रही हूँ। सो गाइज, यहाँ पर जो है मैं आपको यहाँ पे कराऊंगी जीके जीएस, ठीक है। बिल्कुल पेपर में छपने वाले सारे एमसीक्यूज है, बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। बाय शिवानी सिंह, बिल्कुल जिसके थ्रू आप पढ़ रहे हैं। भाई मैं जो पढ़ा रही हूँ, मेरा नाम क्या है, शिवानी है, ओके। ऑथेंटिक पता होना चाहिए, इतनी बात है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पेशल एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2025 प्रैक्टिस सेशन यहाँ पे ये 6 है, ओके। इससे पहले मैं 5 आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ। जीके जीएस पेपर में छपने वाले सारे एमसीक्यूज है बाय शिवानी सिंह, बेहतरीन तरीके से, बहुत ही जबरदस्त तरीके से एंड बिल्कुल क्या कहते हैं ना कि पूरे मोटिवेट होकर पढ़ेंगे एकदम चीजों को। तो चलो फिर स्टार्ट कर दे रहे हैं यहाँ पर, ओके। आइए, तो जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल जस्ट आपके सामने स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। तो बढ़ते हैं हम अपने अब अगले नेक्स्ट कदम की तरफ। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्नलिखित उपकरण में से किसका उपयोग किया जाता है? क्या बैरोमीटर का, गैल्वेनोमीटर का, या फिर यहाँ पे एमीमीटर का, या फिर यहाँ पे कह सकते हैं कि पायरोमीटर का। तो पहले देखिए जो मैंने कलर लिया हुआ है, क्या ये कलर बिल्कुल सही से यहाँ पे जो है, ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है, या फिर हम इस कलर को जो है यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, ये कलर जो है बेस्ट है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। चलो, ये जो कलर है यहाँ पर ये बेस्ट है, ठीक है। तो भाई वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्नलिखित उपकरण में से किसका जो है उपयोग किया जाता है? जब वायुमंडल, ठीक है, वायुमंडल दाब को जब हम मापते हैं उसके लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है? 4 ऑप्शन जिस मैंने अभी आपको बताया। तो यहाँ पर होता है क्या, वो बैरोमीटर। और ये क्वेश्चन आपने देखा भी होगा, बड़ा ही क्या कहते हैं ना, बड़ा ही ऑथेंटिक एंड बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन से ये है ना, स्पेशली ये एग्जाम्स में पूछा जाता आपका क्वेश्चन से, है ना। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे बैरोमीटर किस तरह से होता है। देखो क्या आपको बिल्कुल चित्र सही से दिख रहा है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ना, है ना, ये क्या है, ये बैरोमीटर है। और आप इसके थ्रू, इस स्केल के थ्रू ही आप क्या करते हैं, देखो यहाँ पे इसमें साइड में मरकरी है, इधर ग्लास ट्यूब है, इधर वैक्यूम है, इधर यहाँ पे स्केल है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये जो है ना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये है यहाँ पे एयर प्रेशर, ये एयर प्रेशर, इधर ये हवा को जो है क्या करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये क्या है, बैरोमीटर है। तो भाई वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए इनमें से किस उपकरण का यूज किया जाता है? वो है बैरोमीटर। आइए अब हम यहाँ पर जो है कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स देखते हैं इसके बारे में। यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट कीज पॉइंट है। देखो इंपोर्टेंट जो कीज पॉइंट है वो क्या है? बैरोमीटर का अगर हम आविष्कार की बात करें तो इटली के भौतिक विज्ञानी इवेंजेलिस्ता टेरी केली ने जो है 1643 में किया था। भाई देखो, ये भी पूछा जा सकता है कि बैरोमीटर का आविष्कार जो है किसने किया था? तो ये जो है इसका पूरा नाम ये रहा, ठीक है, टेरी केली। इन्होंने कब 1643 में किया था, ये भी पता होना चाहिए कब किया था। 1643 में इन्होंने जो है इसका आविष्कार किया था। अगर बात करें बैरोमीटर माप की इकाइयों में, वायुमंडलीय दाब को जो है वायुमंडल या फिर बार कहते हैं। बिल्कुल, ये भी बहुत ही ऑथेंटिक क्वेश्चन से यहाँ पे बन सकता है कि बैरोमीटर माप की इकाइयों में वायुमंडलीय दाब को क्या कहते हैं? भाई वायुमंडल भी, या फिर इसको हम बार भी जो है कह देते हैं, ओके। अगर आगे बढ़ते हैं, जब बैरोमीटर में अचानक गिरावट होती है तो यह तूफान का संकेत है, क्योंकि तूफान के दौरान वायुमंडलीय दाब अचानक कम हो जाता है। अब देखो हम इसे क्यों मापते हैं? भाई जो ये हमारा पूरा वायुमंडल है ना, वायुमंडल को हम जो है बैरोमीटर से क्यों मापते हैं? आपने देखा होगा कभी मौसम खराब होता है ना, या फिर जो है तूफान आने वाला है भारी भरकम, है ना, फिर बारिश होने वाली है ना, अचानक से, तो ये हमें इसके जो है संकेत दे देता है पहले से ही, ठीक है। जब हम इसको चेक करते हैं तो ये जो इसका यहाँ पे होता है ना बैरोमीटर, तो इसमें अचानक क्या देखने को मिलती है? गिरावट देखने को मिलती है। यानी कि यहाँ पे जो वायुमंडल है वो क्या है, ठीक है, वो यहाँ पे हमें संकेत दे रहा है तूफान के। किसके? तूफान का संकेत हमको देता है। यानी कि अचानक से जो है, जो यहाँ पे वायुमंडल है ना, वो क्या है भाई, अभी उसमें जो है आपकी मौसम संबंधी जितनी घटनाएं हैं वो होने वाली है, मतलब कि ये आपको यहाँ पे संकेत देता है। तो इसलिए जो है हम वायुमंडल को बैरोमीटर से जो है क्या करते हैं, मापते हैं। आई होप आपको ये बिल्कुल सही क्लियर से समझ आ गया होगा, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट स्क्रीन पर सेकंड क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत जो है किसने की थी? बात करें भारत में
अंग्रेजी शिक्षा की जो शुरुआत है वो किसने की थी? ओके, क्या ये मेकाले ने की, कर्जन ने की, डलहौजी ने की, या फिर ये कॉर्नवालिस ने की? तो हमें जो है क्वेश्चंस में ये देखना है कि भारत में अंग्रेजी जो शिक्षा थी उसकी शुरुआत किसने की थी। जैसा आप बोलते हो ना, अब भाई कुछ ज़्यादा है ना, देखो है तो ये हमारा हिंदुस्तान, लेकिन इसमें लोग ज़्यादा इंग्लिश ज़्यादा यूज़ करते हैं, है ना, छोटी छोटी चीज़ों में इंग्लिश बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में इंग्लिश बोलते हैं। तो ये जो अंग्रेजी है इसकी शुरुआत किसने की थी? ये की थी किसने? मेकाले ने। किसने? हमारे भारत में ये शुरुआत की थी किसने? मेकाले ने। अब जिससे नहीं आती है ना इंग्लिश, वो बड़ी गाली देते होंगे इनको, कहते होंगे कि क्या तुमने क्या यहाँ पे ये क्या इंग्लिश क्या, है ना, हमारे यहाँ पे क्या क्या लैंग्वेज छोड़ दी, हमसे नहीं आती, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे बंदे हैं जिनसे इंग्लिश भाई नहीं आती, है ना, तो वो मेघालय को जो है यहाँ पे गाली वाली भी देते होंगे। ठीक है, मजाक कर रही हूँ, ठीक है, क्या कर रही हूँ, मजाक कर रही हूँ यहाँ पर। सो यहाँ पर जो है अगर हम बात करें भारत में अंग्रेजी शिक्षा की स्टार्टिंग जो है किसने की थी, तो ये की थी किसने भाई? ये जो है की थी मेकाले ने। ओके, और आप यहाँ पर इनकी इमेज भी देख सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखो इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर हम इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की स्टार्टिंग मैंने भी बताया किसको जाता है श्रेय, पूरा नाम थॉमस बेबिंगटन मेकाले है इनका पूरा नाम। हालांकि इस विषय पर आदेश भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेटिक ने 7 मार्च 1835 को जारी किए थे, यानी कि गवर्नर जनरल थे उस टाइम पे भारत के कौन? विलियम बेटिक। ओके, उन्होंने इस विषय पर आदेश इनको 7 मार्च 1835 पर दिया था कि हाँ तुम भाई इंग्लिश पढ़ा सकते हो, ठीक है, कि तुम जो है हमारे इंडिया में फुल, ठीक है, भरकम अंग्रेजी भर दो जिससे यहाँ के बच्चे परेशान रहे। एग्जाम जब उनका आता है तो बस इंग्लिश में काफ़ी परेशान होते हैं बच्चे, है ना, मैंने देखा है कि भाई इंग्लिश जो है बहुत कम आती है, क्योंकि आप सिंपली सोच के देखो हमारा क्या है, हिंदुस्तान है भाई, है ना, हमारा क्या है, हिंदुस्तान है भाई साहब, यहाँ पे इंग्लिश ला दी तो बिल्कुल बच्चे परेशान तो होंगे ही, है कि नहीं। अब यहाँ पे देखो बेटिंग ने मेकाले के विचारों का समर्थन किया और साथ ही साथ अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 क्या किया? पारित किया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है, जबरदस्त। शेरशाह सूरी का मकबरा अगर बात करें कहाँ पर स्थित है? सिकंदरा में है, बुरहानपुर में है, जबलपुर में है, या फिर सासाराम में है? भाई शेरशाह सूरी के मकबरे की बात हुई, ये कहाँ पर है? तो जो शेरशाह सूरी है इनकी मकबरे की बात करें यही सासाराम में। कहाँ पर है? सासाराम में। सो यहाँ पे 4 ऑप्शंस करेक्ट होगा। और आप साइड में भी यहाँ पर देख सकते हैं ना, देखो यहाँ पर इमेज में आपको नजर आ रहा होगा, देखो कितना बहुत ही ऑथेंटिक, वाओ क्या जो है मकबरा है, बिल्कुल एकदम शानदार, है ना। तो ये जो है किसका है? शेरशाह सूरी का मकबरा है सासाराम में। बिल्कुल बहुत ही गजब का यहाँ पे जो है नज़ारा आप देख रहे हैं। साइड में इसके क्या है, ये देखो आपको यहाँ पे, ठीक है, नदी भी दिख रही है साइड में इसके, ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जाने का क्या है रास्ता है, और देखो कैसे भाई घूमने वाले यहाँ पे, ठीक है, आते जाते रहते हैं। ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर कि जल का बर्फ में बदलना क्या परिवर्तन है? जल का बर्फ में बदलना भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? जल का बर्फ में बदलना, बिल्कुल अभी गर्मी का मौसम था, है ना, बाय द वे अब तो यहाँ पे चेंज होने वाला है क्योंकि अब सर्दी आने वाली है, लेकिन अभी जो है गर्मी का मौसम था, बड़े चाव से, ठीक है, भर भर के तुमने यहाँ पे बर्फ डाल डाल के पानी में, ठीक है, बढ़िया से पिया होगा, ठीक है, अभी जो है गर्मी के मौसम में। तो भाई जल का बर्फ में जब बदलता है, देखो हमने जो है जल, ये क्या है भाई, हमारे पास में जल है, ठीक है, और हमने जब जल को बोतल में या फिर किसी भी बर्तन में, ठीक है, उसमें जो है डाल के उसको फ्रीजर में रख दिया, किसमें? फ्रीजर में रख दिया, तो उसमें बर्फ जम गया, यानी कि जल का जब हमने बर्फ बना दिया तो ये जो परिवर्तन हुआ ये कैसे हुआ? तो ये जो परिवर्तन होगा ना, ये आपका साइंस लेवल में क्या कहलाएगा? ये आपका भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। भाई क्या कहलाएगा? ये आपका भौतिक परिवर्तन कहलाएगा, ठीक है, इतनी बात क्लियर है ना। जब हम देखो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, देखो जो अपनी पहले वाली स्थिति में आ सकता है, भौतिक परिवर्तन वो होता है। भौतिक परिवर्तन का मतलब ये होता है जो कि जिस स्थिति में वो था और उस स्थिति में वो दोबारा भी आ सकता है। अब आप देखो यहाँ पे जल है, ठीक है, और हमने बढ़िया बोतल में डाल के रखा, फ्रीजर में रख दिया, है ना, देखा क्या भाई बर्फ जम के, जैसे ही हमने निकाला उसको नेक्स्ट डे या फिर, ठीक है, अगर हमने नाइट में रखा तो डे में हम मॉर्निंग में कल निकालेंगे, तो देखा तो क्या हमने कि बढ़िया से बोतल में जो है क्या जमा हुआ है? बर्फ जमा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है? आपका भौतिक परिवर्तन है ना। लेकिन जैसे ही आप उसे जल को देखो आप उसे
बर्फ़ को जो है बाहर निकाल के रख दो, है ना, और कुछ टाइम तक उसको रखा रहना, तो कुछ घंटे तक वो जो बर्फ़ होगा आपका जो है पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो भाई देखो भौतिक परिवर्तन वही होता है कि जो चीज़ यानी कि जो उसका रियल रूप था वो फिर अपने रियल रूप में ही आ गया, वो भौतिक परिवर्तन है ना, जिसको कह देते हैं ना यहाँ पे, ठीक है, कुछ भी भाई कि सॉरी कि लेडीज़ कितना भी मेकअप कर ले, लेकिन जब रियल रूप में आती है तो वो भौतिक परिवर्तन हो जाता है। ठीक है भाई, मैं यहाँ पे मजाक कर रही हूँ, ठीक है भाई लेडीज़, मुझे जो है यहाँ पे गाली मत देना, ठीक है, मैं मजाक कर रही हूँ, बता रही हूँ आपको। ओके, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है पानी का बर्फ में बदलना भौतिक परिवर्तन होने की वजह है। देखो पानी की रासायनिक पहचान नहीं बदलती, बिल्कुल सही बात, मैंने बताया था ना भी आपको, इसकी रासायनिक जो पहचान है वो नहीं बदलती। बर्फ को पिघलाकर फिर से हम पानी बना सकते हैं, इसलिए ये भौतिक परिवर्तन हुआ। पानी के बर्फ में बदलने के दौरान घटक अणुओं की संरचना नहीं बदलती। मैंने बताया ना कि हमने पानी को रखा बोतल में भर भर के फ्रीज में, उसका बर्फ बन गया, लेकिन बर्फ को निकाला कुछ घंटों बाद देखा उसका फिर से पानी बन गया। ठीक है, चलो आई होप समझ आ रहा होगा आपको क्लियर से, है ना। स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन से बिल्कुल आपके सामने जस्ट कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करती है, और यानी शरीर की सामान्य और अनुपातिक वृद्धि को भी। यौन ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, मूत्राशय ग्रंथि है, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन बड़ा ही लाजवाब एंड बहुत ऑथेंटिक क्वेश्चन कह सकते हैं, गजब का क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखो कौन सी ग्रंथि है जो कि पीयूष ग्रंथि को क्या करती है, नियंत्रित करती है, और यानी शरीर की सामान्य और अनुपातिक वृद्धि को। सही आंसर क्या होगा, न तो यौन ग्रंथि होगा, नहीं थायराइड ग्रंथि होगा, नहीं मूत्राशय होगा, इनमें से कोई नहीं। अब भाई वो कौन सी ग्रंथि, बिल्कुल दिल थाम के बैठो, बिल्कुल बताऊंगी, ठीक है, टेंशन मत लेना। ध्यान से यहाँ पर देखो वो कौन सी ग्रंथि है, वो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है। कौन सी है, देखो वो है यहाँ पर क्या, हाइपो, ठीक है भाई ध्यान से देखो, वो है हाइपोथैलेमस, वो है बच्चा हाइपोथैलेमस ग्रंथि। कौन सी भाई, वो है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। और देखो ये कहाँ पर होती है, देखो जो ये मनुष्य का ब्रेन है ना, आप देख रहे हैं जो मनुष्य का यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ना ये, ठीक है, ये पूरा इसका स्ट्रक्चर है। और देखो इसमें जो है एक आपकी पोस्टीरियर लोब भी है, एंटीरियर लोब भी है, और भाई यहाँ पे जो है ये कट हो गया, इसको भी देख लेते, देखो इधर हाइपोथैलेमस। ओके, तो यहाँ पर जो है पीयूष ग्रंथि को देखो, जो पीयूष ग्रंथि उसको नियंत्रित करती है, ठीक है, वो करती है कौन सी, यहाँ पे हाइपोथैलेमस। इसमें ऑप्शंस नहीं दिया हुआ है, बिल्कुल इस तरह से भी क्वेश्चंस बन सकता है, तो इनमें से कोई नहीं लगाएंगे, लेकिन हमें पता है कौन सी हाइपोथैलेमस, बस इतना हमें पता होना चाहिए। मैंने इस तरह के क्वेश्चन भी इसलिए लिए क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम्स में बनते हैं, है ना, जिसमें कि ऑप्शन नहीं दिया हुआ था, और नीचे यहाँ पे जो है नन ऑफ दिस भी होता है। चलो हम यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स देखते हैं। पीयूष ग्रंथि को हाइपोथैलेमस के द्वारा हम नियंत्रित कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। एक्चुअल में जो हाइपोथैलेमस है वो पिट्यूटरी को पिट्यूटरी हार्मोन के उत्पादन जारी करने या फिर बाधित करने के लिए संकेत भेजता है। पिट्यूटरी को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है क्योंकि यह विभिन्न अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। तो ध्यान से देखो, जो पिट्यूटरी ग्रंथि है उसका नेक्स्ट यहाँ पे नेम अगर बात करें तो इसको जो है यहाँ पे भाई, जो यहाँ पे पिट्यूटरी है इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ये भी पॉइंट्स आपको याद रखना है एंड बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन से। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आपको सब कुछ समझ आ रहा है, ये क्वेश्चन अच्छे हैं, क्या समझ आ रहा है बताइए आप जो है, ठीक है। चलो आगे देखिए स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? स्क्लेरोडर्मा है, मल्टीपल या फिर स्क्लेरोसिस है, या फिर रूमेटाइड अर्थराइटिस है, या फिर डायबिटीज मेलिटस है। तो इंसुलिन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? वो होती है डायबिटीज, ठीक है। इंसुलिन के कारण कौन सी बीमारी होती है? डायबिटीज होती है। कौन सी होती है? डायबिटीज, जिसे हम मधुमेह भी कहते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है हमारे जो ये फेफड़े हैं ना इनको, ठीक है, एक हार्मोन की कमी और कई बीमारी, अगर एक हार्मोन की कमी तो आप भाई कई बीमारियों से यहाँ पे जो है जूझ सकते हैं, ठीक है। तो इंसुलिन की कमी अगर हो जाती है तो उसके कारण कौन सी बीमारी हो जाती है? डायबिटीज़, है ना, जिसको कि हम शुगर वुगर भी कहते हैं ना, ये सब, ठीक है। ये बीमारी हम उसको मधुमेह भी कहते हैं, ओके। चलो आगे अगर हम इसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करें, यहाँ पे देखो भाई जानना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी ऐसी होती है भाई किसी को भी हो जाती है, तो क्या होता है, किस तरह से होता है? एक्चुअल में इंसुलिन की बात करें, एक प्रकार का ये पेप्टिडाइड हार्मोन है। कैसा है? अगर
अगर पूछे कि इंसुलिन जो है किस तरह का हार्मोन है, ये पेप्टाइड हार्मोन है। यह अग्नाशय के आइलिड्स की बीटा कोशिकाओं के द्वारा यहाँ पर निर्मित होता है और यह कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के चयापचय को नियमित करने के लिए भी क्या होता है, उत्तरदायी होता है। भाई देखो ये इंसुलिन जो होती है उसको दी जाती है, जो कि ठीक है कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जिनमें इंसुलिन ही नहीं बनता है ना, वो फिर कृत्रिम इंसुलिन लेते हैं, ठीक है। लेकिन भाई जो बिल्कुल बंदे बिल्कुल एक्यूरेट क्या होते हैं, बिल्कुल स्वस्थ होते हैं, जिसमें इंसुलिन भी बनता है सब कुछ, ठीक है, तो वो यहाँ पर जो है वो जो है बेटर है। लेकिन अगर आप में इंसुलिन की कमी हो जाती है, यानी कि इंसुलिन सही नहीं बन रहा है, तब आप जो है यहाँ पे बीमारियों में जकड़ सकते हैं। इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन से। देखो यहाँ पर साइंस के भी मिक्सचर क्वेश्चन है सारे, ठीक है, क्योंकि जीके पढ़ रहे हैं तो देखो आपने देखा भी है साइंस के क्वेश्चंस भी है, हिस्ट्री के भी है एंड यहाँ पे जो है आपके क्वेश्चंस किसके भाई, ज्योग्राफी के भी है, यानी कि और आगे नेक्स्ट यहाँ पे पॉलिटी से भी होंगे। अगर बात करें 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा या फिर अंटार्कटिका रेखा। ध्यान से आइए यहाँ पे स्क्रीन पर पहले सब कुछ समझते हैं। यहाँ पर देखो ये क्या है, ये पूरी पृथ्वी, क्या है पूरी पृथ्वी, बीच में ये जो ड्रॉ लाइन दिख रही है ये क्या है 0 डिग्री है ना, इसको क्या कहते हैं, इसको भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। क्या, इसको जो है यहाँ पर भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। और भूमध्य रेखा ही नहीं, इसको जो है विषुवत रेखा भी क्या कहते हैं, इसको और क्या कहते हैं, यहाँ पर देखो बता रही हूँ, इसको जो है विषुवत रेखा भी जो है कहा जाता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अगर बात करें हम यहाँ पे, हमसे ये पूछा है ये वाला, अब देखो ये जो यहाँ पे ये मैंने ड्रॉ की ना, ये जो बीच में, ठीक है, इसने जो है इस पूरी पृथ्वी को 2 भागों में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इसने इस पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। एक भाग तो यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव, कौन सा, देखो ये नीचे आप देख रहे हैं इधर, ये तो है दक्षिणी ध्रुव है ना, ये यहाँ पे क्या हो गया आपका नॉर्थ पोल हो गया, ठीक है, और ये यहाँ पे जो है साउथ पोल हो गया, यानी कि ये दक्षिणी ध्रुव हो गया, पोल को हम ध्रुव कहते हैं, ठीक है, ध्रुव को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। उत्तर ध्रुव ये नॉर्थ पोल हो गया, ठीक है, यानी कि उत्तरी ध्रुव हो गया, है ना। तो भाई ये जो लाइन है यहाँ पे जिसने हमारी पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड किया, उस रेखा को हम भूमध्य रेखा या फिर 0 डिग्री रेखा या फिर विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। ओके, जस्ट इसके ऊपर यहाँ पे जो ये 23.5 डिग्री झुकी हुई आपको नजर आ रही है, 23.5 डिग्री जो ये आपको यहाँ पर झुकी हुई नजर आ रही है, तो यही क्या है, यही है कर्क रेखा। ये जो यहाँ पे आपको लाइन दिख रही है ना ये वाली, यही क्या है, यही है कर्क रेखा। क्या है, यही है कर्क रेखा। क्वेश्चन में यही पूछा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ध्यान से पकड़िए, ध्यान से देखिए, ये जो बीच में लाइन दिख रही है भूमध्य रेखा, इसके ऊपर आप देखिए ये जो यहाँ पर है ये जो है उत्तरी दिशा में तो है कि नहीं, जो इससे नीचे का पार्ट से वो दक्षिणी दिशा में आएगा, दक्षिणी ध्रुव में आएगा, जो ऊपर का पार्ट से। तो भाई देखो अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कर्क रेखा है ना, ये जो है आपकी किसमें है, उत्तरी अक्षांश है। क्या है, उत्तरी अक्षांश में है ये आपकी। अगर बात यहाँ पे ये होती क्वेश्चंस में कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है, तो अगर बात हुई कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा क्या कहलाएगी, वो फिर आपकी मकर रेखा कहलाएगी। अब क्यों कहलाएगी, बिल्कुल यहाँ पे आप जो है मैप में देखो, ये जो आपको ड्रॉ दिख रही है यहाँ पर, ये क्या है, ये मकर रेखा है, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश में झुकी हुई है, तो इसलिए ध्यान से देखो। इतनी बात क्लियर है। और ये ही नहीं, 66.5 डिग्री उत्तरी शीत कटिबंध है और इधर 66.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव पोल है, ठीक है, दक्षिणी शीत कटिबंध है। इतनी बात क्लियर, समझ आया कि नहीं आया, है ना। और यहाँ पर देखो ये विषुवत व्रत और उष्ण कटिबंध, यहाँ की जो जलवायु है ना, जो ये आपकी ये यहाँ पे जो विषुवत रेखा है ना, और जो ये आपकी यहाँ पे कर्क रेखा, ठीक है, इसके जो बीच का ही लेवल है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा, यहाँ पे क्या है, ये उष्ण कटिबंध, यानी कि यहाँ पे गर्मी क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्या होती है, गर्मी ज़्यादा होती है। और यहाँ पर जो जैव विविधता है ना, वो भी बहुत अधिक देखने को मिलती है। जैव विविधता हम किसे कहते हैं, जिसमें कि जीवों की संख्या जहाँ पे ज़्यादा अधिक मात्रा में होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है हम टेम्परेचर कह दें या फिर सारी चीज़, ठीक है, यहाँ की जो जलवायु है ऑथेंटिक बिल्कुल
करेक्ट है किसके लिए, इनके लिए, ठीक है, जो यहाँ पे जीव रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आपकी जो है विषुवत रेखा के आसपास और कर्क रेखा और मकर रेखा इन दोनों के मिडल में, यानी कि विषुवत रेखा में सबसे ज़्यादा, भूमध्य रेखा पर, विषुवत रेखा पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता है। हाँ, सबसे कम जैव विविधता कहाँ पर है, साउथ पोल पे और नॉर्थ पोल, कहाँ पे, नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे, ठीक है। देखो जैसे जैसे ही ऐसे ऊपर 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 बढ़ते जाते हैं तो यहाँ पर जैव विविधता बहुत कम होती जाती है, और जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव से नीचे की ओर बढ़ते हैं इधर विषुवत रेखा की तरफ, तो यहाँ पे जैव विविधता बहुत अधिक देखने को मिलती है। ये क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स में बनता है, बिल्कुल आपने देखा भी होगा एंड इसके बारे में सुना भी होगा, है ना। चलिए, तो यहाँ पर बात हुई इसकी, तो हमने यहाँ पे समझा। आइए अब हम जानते हैं कि जो हमारा भारत है, हमारे भारत को भी तो दो भागों में डिवाइड करते हैं ये कर्क रेखा। देखो ये जो मिडल में आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो रेखा है, ये रेखा हमारे भारत को भी दो भागों में डिवाइड करती है, एक को तो उत्तरी भारत में, एक को दक्षिण भारत में, है ना। बिल्कुल आपने सुना होगा, आपको पता भी होगा। तो भाई जो ये रेखा है ये हमारे भारत के भी 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब वो 8 राज्य कौन कौन से, बिल्कुल यहाँ पर स्क्रीन पर आप देखिए। कर्क रेखा 8 भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। पहला गुजरात, सेकंड राजस्थान, थर्ड मध्य प्रदेश, 4 छत्तीसगढ़, 5 झारखंड, 6 पश्चिम बंगाल, 7 त्रिपुरा है और 8 मिजोरम है। बिल्कुल क्वेश्चंस बनता है यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स, इसलिए ही मैंने इनको एक्स्ट्रा पॉइंट्स में इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं इमेज में, ये जो है भारत को दो भागों में डिवाइड करती है, एक को उत्तरी इंडिया, एक को दक्षिण इंडिया में। एंड यहाँ पर ये 8 स्टेट कौन कौन से वो भी मैंने आपको बताया बिल्कुल क्लियरली। ओके, चलो आगे नेक्स्ट। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट, एक मिनट, ठीक है। चलो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना था और लेकिन क्लिक हो गया उधर, ठीक है। यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। माही नदी भारत की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बिल्कुल क्वेश्चंस बनता है कि भाई वो कौन सी नदी है, वो भारत की कौन सी नदी है जो कि, ठीक है, जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कितनी बार, 2 बार काटती है, और वो है माही नदी। कौन सी, माही नदी। बिल्कुल क्वेश्चन बनेगा, क्या बनेगा, बिल्कुल क्वेश्चंस बनेगा, है ना। यहाँ पर देखो नेक्स्ट, भोपाल जो कि मध्य प्रदेश की कैपिटल राजधानी है, और गांधीनगर जो कि गुजरात की राजधानी है, भी कर्क रेखा के काफी करीब है। हाँ, ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है और यहाँ से बनेगा, यहाँ से बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा कि उस राजधानी का नाम बताना है या फिर उस स्टेट का नाम बताना है जो कि कर्क रेखा के काफ़ी करीब है, या फिर उस राजधानी का नाम बताइए जो कि कर्क रेखा के बहुत ही करीब है। वो राजधानी है क्या, गांधीनगर, और गांधीनगर के साथ साथ में भोपाल भी, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपका बिल्कुल बन सकता है ना। देखो भाई जो कर्क रेखा है 16 देशों से होकर गुजरती है, 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है, 6 जल निकायों के माध्यम से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। बिल्कुल ऑथेंटिक पॉइंट्स है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखो कंटेंट कितना बेहतरीन एंड बिल्कुल एक सिंपली लैंग्वेज में यहाँ पे जो है इसका एक्सप्लेनेशन है बेहतरीन तरीके से। तो फटाफट जो है भाई सब्सक्राइब करो चैनल को, जितने भी न्यू फ्रेंड्स हैं। बोली किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट, फुटबॉल, गोल्फ, हॉकी। बोली जो है वो किस खेल से संबंधित है, ठीक है। बोली, तो बोली जो है किस खेल से संबंधित रखते हैं, तो ये रखते हैं हॉकी से। किससे, हॉकी से। देखो ये बोली का हैंड है और ये यहाँ पे हॉकी से क्या रखते हैं, संबंधित रखते हैं, ठीक है। इनका क्या नाम है, बोली है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे बेहतरीन क्वेश्चन है, उन्हीं क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा। देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, इनमें से बताना है कौन अष्टाध्यायी पुस्तक का लेखक है। अष्टाध्यायी पुस्तक का भाई राइटर कौन है, बिल्कुल, ठीक है। ये साइंस का क्वेश्चन मान लो, हिंदी का मान लो एंड जीके का, ठीक है। ये तीनों ही पोर्शंस में आपका क्वेश्चंस यहाँ पे जो है रहेगा। सो गाइज अगर हम बात करते हैं इनमें से कौन अष्टाध्यायी पुस्तक का लेखक है, तो बाणभट्ट, पाणिनि, शूद्रक, पतंजलि, वो है पाणिनि। क्या है, पाणिनि है, ठीक है। यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन होगा करेक्ट होगा। अष्टाध्यायी पुस्तक के जो राइटर है वो कौन है, पाणिनि है। कौन है, पाणिनि है। ओके, ये भी आपको यहाँ पर जो है याद रखना है। आगे स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तर प्रदेश राज्य में वो कौन सा जनपद है जो कि तेल रिफाइनरी के लिए बहुत ही फेमस है। यहाँ पे बरेली है, वाराणसी है, महोबा, मथुरा, बरेली, बरौनी। क्या भाई, बरौनी, ठीक है। तो सही आंसर यहाँ पे यही होगा, बरौनी, ठीक है। एज ऑप्शन होगा हमारा बिल्कुल सही होगा। उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा जनपद, वो है बरौनी, जो कि तेल रिफाइनरी के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, फेमस है। आगे स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
देखो, किसके नेतृत्व में जो है 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? जॉर्ज वाशिंगटन है, या फिर कहीं अब्राहम लिंकन है, या फिर थॉमस जेफरसन है, या फिर जॉन एफ कैनेडी है? तो भाई किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिकी को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? वो उस टाइम पे किसका नेतृत्व था जब 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? और तब था वो जॉर्ज वॉशिंगटन। किसका भाई? जॉर्ज वॉशिंगटन। बिल्कुल आप देख सकते हैं, आप सब जानते हैं यहाँ पे तो बिल्कुल बिल्कुल काफ़ी वाइटनिंग से, वाइट और रेड से, ठीक है, काफ़ी जो यहाँ की जलवायु है ना बहुत ही बेहतरीन है। अमेरिका की सारे बिल्कुल क्या है, वाइट है, और यहाँ पे जो इनकी चीक होती है वो रेड रेड हो ही रहती है, ठीक है। तो ये जो है आप देख सकते हैं इनको, ठीक है, इतनी बात करिए। और भाई कहाँ के हैं वो? हाँ, ऑस्ट्रेलिया के हैं ना, और ऑस्ट्रेलिया के हैं। अब भाई साहब श्रीलंका के देख लो, बड़े ही खतरनाक है। क्यों है? क्योंकि वहाँ की जलवायु ऐसी है, इसलिए वो काफ़ी ब्लैक वहाँ पे दिखते हैं, है ना। और ऑस्ट्रेलिया के जो है वो पूरे, ठीक है, वहाँ की जलवायु क्या है, ठंडी है, इसलिए वहाँ पे पूरे वाइट वाइट सभी जो है, ठीक है, बनते हैं। आगे देखो स्क्रीन पर क्वेश्चंस, ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, स्फिग्मोमेनोमीटर एक माप उपकरण है जो मापने के लिए उपयोग किया जाता है ब्लड शुगर, रक्तचाप, या फिर यहाँ पर कह सकते हैं इसको रक्तताप, ठीक है, या फिर कोलेस्ट्रॉल, या फिर यूरिक अम्ल। तो ध्यान से बस, और हमें क्वेश्चंस पढ़ना ही नहीं है, हमें तो ये देखना है स्फिग्मोमेनोमीटर एक माप है, और ये किसका है? रक्तचाप। किसका? रक्त, खून की जांच करता है, ठीक है, रक्त की। ओके, इतनी बात क्लियर है। सो यहाँ पर बी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा, है ना। स्फिग्मोमेटोमीटर से हम जो है रक्तचाप को माप सकते हैं। ओके, आप थोड़ा यहाँ पर देखो स्क्रीन पर। एक्चुअल में अगर हम बात करें रक्तचाप को मापने के लिए स्फिग्मोमेनोमीटर का, ठीक है, यूज़ किया जाता है। एक्चुअल में स्वस्थ व्यक्ति के लिए सामान्य रक्तचाप की सीमा कितनी होनी चाहिए? 120/80 mmHg होती है, ठीक है भाई। एक जो सामान्य बिल्कुल स्वस्थ जो बंदा होता है, ठीक है, उस बंदे में रक्तचाप कितना होना चाहिए, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि एक स्वस्थ मनुष्य में रक्तचाप या फिर रक्तताप की सीमा जो है कितनी होनी चाहिए। यहाँ से ये क्वेश्चन भी जो है आपको एग्जाम्स में देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हीटर का तार निम्नलिखित में से किसका बना होता है? नाइक्रोम का, टंगस्टन का, सिल्वर ब्रोमाइड का, या फिर सोडियम थायोसल्फेट का? अगर बात करें यहाँ पर हम हीटर के तार की, तो इनमें से जो है वो किसका बना होता है? तो भाई हम हीटर के तार की बात करें तो इनमें से किसका बना होता है? बिल्कुल सब अपने घर पे, बिल्कुल अभी सर्दी आने वाली है ना, देखना जैसे ही सर्दी आएगी ना तो सब अपने रूम में क्या करेंगे, रूम में हीटर को जला के रख लेते हैं, या फिर हीटर जला के या बढ़िया से, ठीक है, क्या लेते हैं, इसकी हीट लेते हैं, ठीक है भाई। सर्दी जब बहुत होती है तो यहाँ पे हीटर वीटर जलाया जाता है ना, काफ़ी जो है बंदे यूज़ करते हैं इसका सर्दियों के टाइम पे भी। और वैसे खाना भी बना सकते हैं इस पर, है ना, सभी वर्क इस पर जो है हो सकता है, ठीक है। और रोटी भी बना सकते हैं, रोटी जो है बेल के तवे पे डाल के फिर इस पे जो है अच्छे से सेक सकते हैं। ओके, तो उस पर सारा खाना भी रेडी हो सकता है। तो हीटर का तार निम्नलिखित में से किसका बना? जो हीटर का तार होता है ना, ये जो तार से होते हैं ना, ये दिखते हैं ना, है ना, आप जानते भी होंगे कि वाइट वाइट से इस जो है स्कैनिंग से के थ्रू, ठीक है, ऐसे जो है घुमावदार वाले है ना तार होते हैं ना इसमें। तो ये जो तार होते हैं ये किसके बने होते हैं, बस ये बताना है, ठीक है। ये होते हैं नाइक्रोम के। किसके? नाइक्रोम के बने होते हैं ये। तो भाई यहाँ पर जो है ये ऑप्शन से सही होगा, ठीक है। और चलो आगे देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम जानेंगे किसके? नाइक्रोम के बारे में। हम जानेंगे किसके बारे में? नाइक्रोम के बारे में। नाइक्रोम की प्रतिरोधकता क्या होती है? कम होती है। नाइक्रोम एक गैर चुंबकीय मिश्र धातु है जो मुख्य रूप से क्रोमियम और निकल से बना होता है। पूछा जाता है कि नाइक्रोम किस किस से बना होता है, तो क्रोमियम और निकल से बना होता है। इसमें बहुत अधिक गलनांक होता है जो उच्च तापमान वाले तार बनाने के लिए भी, ठीक है, क्या करता है? नाइक्रोम बनाता है। तो इतनी बात क्लियर है? बताओ इतनी बात समझ आए कि नहीं आए? प्रतिरोधक जो क्षमता होती है क्या है इसकी? प्रतिरोधक क्षमता कम है इसकी, लेकिन यहीं पे गलनांक अधिक होता है, ठीक है। और गैर चुंबकीय मिश्र धातु है जो मुख्य रूप से क्रोमियम और यहाँ पर जो है निकल से क्या होता है? बना हुआ है। तो इतनी बात क्लियर है? तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा,
ठीक है। देखो 50 क्वेश्चन है बच्चा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। गोदान किसकी रचना है, बेहतरीन क्वेश्चन है। गोदान किसकी रचना है, प्रेमचंद की, जैनेन्द्र की, आज्ञे की या फिर नागार्जुन की। तो गोदान की बात करें, ये है प्रेमचंद की रचना। किसकी, प्रेमचंद्र की रचना, यानी कि ए जो ऑप्शन होगा बिल्कुल बेहतरीन होगा। जिसने यहाँ पर आप देख सकते हैं मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा ये जो गोदान है, ठीक है, गोदान है, गोदान, ठीक है, ये किसकी रचना है, तो ये लिखी है प्रेमचंद्र ने, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ पे प्रेमचंद्र जी की इमेज है, इन्होंने ही जो है गोदान, ठीक है, यहाँ पे लिखा है। ओके, इतनी बात क्लियर। चलो आप यहाँ पर देख सकते हैं गोदान प्रेमचंद्र जी की क्या है, रचना है। और प्रेमचंद्र जी का वास्तविक नाम अगर हम यहाँ पे बताएं तो धनपत राय श्रीवास्तव है। क्या है, धनपत राय श्रीवास्तव जो है इनका वास्तविक क्या है, नाम है। तो भाई यहाँ पे देखो मैं एक सेशन में सिर्फ ओनली 50 क्वेश्चन ही कराती हूँ, जैसा आप सब जानते भी हैं। सो गाइज आपको ये वीडियोस यहाँ पे कैसे लगी, प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो सभी जो है लाइक एंड सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स लोगों में, क्योंकि इतनी बेहतरीन कंटेंट है, इतनी गजब तरीके से यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक, बिल्कुल सब कुछ। और साथ साथ में आपको थोड़ा यहाँ पे, ठीक है, जो है हंसी वैसी भी दिलवाई देते हैं कभी कभी, है ना, ऐसे तो नहीं है कि नहीं दिलवाते। तो चलो फिर यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडीइंग, बाय बाय।